आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी दी जा रही है। आइए आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। आपको ये पता है कि तत्वों के संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो यौगिक बनते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तत्वों के संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। वे नियम जिन पर तत्वों का संयोग और यौगिकों का निर्माण आधारित होता है रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। ये नियम 5 हैं जिन्हें यहाँ पर लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर। मैं एक एक करके इनका वर्णन करूँगा। पहले इनका नाम पढ़ लेता हूँ। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है गेलुसैक का गैसीय आयतन का नियम, गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और अंतिम है 5वां एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोज लॉ। ये 5 नियम हैं जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान संरक्षित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान संरक्षित होते हैं, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम 1789 में एंटोनी लेवोसियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एंटोनी लेवोसियर वास्तव में इस नियम का प्रतिपादन करने में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और थे। उनका नाम था लोमोनोसोव। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस नियम का प्रतिपादन किया था। वास्तव में लेवोसियर की भूमिका प्रमुख थी, फिर भी इस नियम को लोमोनोसोव लेवोसियर नियम भी कहते हैं। लोमोनोसोव लेवोसियर नियम अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको क्या बताया गया? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान संरक्षित होते हैं। जैसे यदि हम एक अभिक्रिया लिखें C+O2 = CO2, यह दहन अभिक्रिया है, कंबस्टन रिएक्शन, जिसमें कार्बन को ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है। वास्तव में यह नियम दहन से संबंधित प्रयोगों के आधार पर ही दिया गया था, इसलिए यहाँ उदाहरण भी दहन से ही संबंधित दिया जा रहा है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से CO2 का निर्माण होता है। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से कुल 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभिक्रिया बंद बर्तन में कराई जाएगी, तभी ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ गैसीय पदार्थ हैं, खुले वातावरण में ये बाहर उड़ जाएंगे तो उन्हें तौल करके हम इस नियम का सत्यापन नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण है, यदि हम मेथेन का दहन कराएं CH4+2O2 CO2+2H2O। यहाँ पर मेथेन का अणुभार होता है 16 ग्राम मेथेन और इसका जो है ऑक्सीजन का 32 दूनी 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बंद बर्तन में
कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम और ये H2O 18 दूनी 36 ग्राम, ये इसका निर्माण करते हैं। यदि हम अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखें तो 64 और 16 कुल मिला के 80 ग्राम, और ये जो है 44 और 36 ये भी 80 ग्राम। चूंकि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है, प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा जाता है, यह अभिक्रिया बंद पात्र में ही कराने पर ऐसा संभव है। तो इन दोनों उदाहरणों में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन होता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में यह बताया गया कि जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो यौगिकों का निर्माण होता है। किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। यह नियम J.L. प्रूस्ट एक वैज्ञानिक थे, J.L. प्रूस्ट PROUST, ये 1797 में यह नियम प्रस्तुत किया गया था J.L. प्रूस्ट या J.L. प्राउस्ट के द्वारा। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि किसी यौगिक में तत्व निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे H2O है जल। जल की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, वह वर्षा का जल हो, भौम जल हो, या नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, शुद्ध जल हो, भारत का हो या किसी अन्य देश का, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, तो जल कहीं से भी प्राप्त किया जाए, जल में दो तत्व हैं, ये निश्चित भारानुपात में संयुक्त हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यदि हम 18 ग्राम जल की बात करें तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, अर्थात 1:8 के अनुपात में, भारानुपात में। द्रव्यमान के अनुसार यदि हम देखें तो निश्चित भारानुपात है, 1 और 8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके H2O का निर्माण करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहीं से भी हो या प्राप्ति कहीं से भी हो। इसी प्रकार यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें यदि हम अनुपात देखें, मिनिमम रेशियो, तो 4 से इसको भाग दे दें दोनों में, तो 3:8। 3 और 8 के निश्चित भारानुपात में कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहीं से भी हो या इसकी प्राप्ति कहीं से भी हो, प्राप्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका निश्चित रेशियो है। निश्चित भारानुपात में तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन के द्वारा, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह नियम प्रस्तुत किया था 1803 में जॉन डाल्टन द्वारा गुणित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया गया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, वे एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यदि हम इन दोनों तत्वों का भारानुपात देखें
CO में देखिए कार्बन कितना है, कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, 12 और 16 के अनुपात में। यहाँ पर कार्बन है 12, ये है ऑक्सीजन 32। तो इस नियम को पुनः समझने का प्रयास कीजिए। जब दो तत्व, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 ग्राम 32 ग्राम, इसका भार ध्यान में रखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन या 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, तो इन भारों में परस्पर सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के भारों में दोनों यौगिकों में 16 और 32 का अनुपात है, 16:32 या 1:2। कार्बन का अगर हम द्रव्यमान निश्चित कर दें तो ऑक्सीजन 1 और 2 के अनुपात में संयोग करके क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। एक और उदाहरण से इस नियम को समझने का प्रयास कीजिए। दो तत्व हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये परस्पर संयोग करके दो से अधिक प्रकार के यौगिक, 5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, आपने इसका सूत्र सुना होगा, नाम सुना होगा N2O, ये हास्य गैस है, हंसाने वाली गैस। दूसरा यौगिक है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तीसरा यौगिक है N2O3, चौथा यौगिक है NO2, पांचवा यौगिक है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इन पांचों यौगिकों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम भार अनुपात देखें तो केवल इनके परमाणु भार रखिए, ये 14 दूनी 28, ये जो है 16 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ये 14, यहाँ पर 16, ऑक्सीजन एक परमाणु है, ये 28 और ये 16 तिया 48। नाइट्रोजन यहाँ पर चौथे में NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये 14 और ये जो है 32, यहाँ पर 28, N2O5 में 28 और यहाँ पर आएगा 16 पंजे 80। ये भिन्न भिन्न भार हैं जो परस्पर संयोग कर रहे हैं। यदि हम एक तत्व जैसे नाइट्रोजन के भार को स्थिर कर दें, मान लीजिए 14 ग्राम कर दें सभी में, जैसे 28 ग्राम से 16 ग्राम संयोग कर रहा है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन सभी में, ये सभी यौगिकों में नाइट्रोजन को 14 रखिए, तो आप देखेंगे यदि ये 14 ग्राम होता है तो ये 8 ग्राम हो जाएगा, ये आधा होगा तो वो भी आधा हो जाएगा, 28 16 14 8, ये 14 और 16 है ही, यहाँ पर 16, ये 28 है तो ये 48 है, 14 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 24, ये 14 और 32 है तो यहाँ पर 32 लिखते हैं। जब हम नाइट्रोजन के भार को 14 ग्राम स्थिर कर देंगे तो ऑक्सीजन के जो भिन्न भिन्न भार हमें प्राप्त हो रहे हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। ये 28 है तो इसको 14 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। तो इन पांचों यौगिकों में यदि हम एक तत्व का भार निश्चित कर दें तो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार जो पहले तत्व के निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं उनके भारों में एक सरल गुणित अनुपात है। जैसे आप देखें वहाँ पर अनुपात क्या है, 8 16 24 32 40, तो ये अनुपात हो गया सरल गुणित अनुपात 1:2:3:4:5। तो ये एक तत्व के निश्चित भार से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के भारों में विभिन्न यौगिकों में
एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है। यह नियम गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। अगला नियम है गै-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। यह नियम गै-लुसैक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये वैज्ञानिक का नाम है गै-लुसैक। सन 1808 में यह नियम गै-लुसैक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नियम के अनुसार जब गैसें परस्पर क्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में, अर्थात अभिक्रिया करने वाले गैसों के आयतन में और उत्पादों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। यहाँ पर उदाहरण से समझिए, जैसे यदि हम एक अभिक्रिया देखें H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। यदि 1 लीटर हाइड्रोजन हो, 1 लीटर क्लोरीन हो, तो इस अभिक्रिया में 2 लीटर HCl गैस का निर्माण होता है। ये तीनों गैसीय पदार्थ हैं। और एक बात और ध्यान देने की बात है कि गै-लुसैक का जो नियम है वह गैसीय पदार्थों के लिए ही है, ठोस पदार्थों के लिए नहीं है, गैसीय। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तीनों गैसें हैं। गै-लुसैक के नियम से जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो इनके अभिकारी आयतनों में और जो अभिक्रिया के पश्चात जो गैस बन रही है उस उत्पाद के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इन तीनों पदार्थों का अनुपात 1:1:2 का एक सरल अनुपात है। यह कोई भिन्नात्मक अनुपात नहीं है बल्कि सरल अनुपात है, गै-लुसैक का नियम। और अंतिम है एवोगैड्रो का नियम। सन 1811 में एवोगैड्रो ने यह नियम प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार यह बताया गया कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में विभिन्न गैसीय पदार्थों में परमाणुओं या अणुओं या कणों की संख्या समान होती है। पुनः ध्यान दीजिए, समान ताप और दाब की परिस्थितियों में गैसीय पदार्थों के निश्चित आयतन में कणों की संख्या निश्चित होती है। अब ये कण परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम अभी जो उदाहरण दिए थे, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये गैसीय अवस्था में मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और इन दोनों के संयोग से H2O वाष्प या गैसीय अवस्था में H2O का निर्माण हो रहा है। तो एवोगैड्रो के नियम से ये बताया गया कि यदि ताप और दाब की परिस्थिति समान हो तो गैसों के निश्चित आयतन में कणों की संख्या समान होती है। जैसे मान लीजिए ये 2 लीटर है। अभी ऊपर गै-लुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की बात की जा रही थी। यदि हम इसको 2 लीटर मान लें, इसे 1 लीटर मान लें और ये 2 लीटर है, तो यहाँ पर 2 लीटर में कणों की संख्या कितनी है? मान लीजिए एक चित्र के द्वारा हम दिखाते हैं कि ये 2 लीटर का बर्तन है, ये 1 लीटर का बर्तन है ऐसे, और ये 2 लीटर का ये बर्तन है। यहाँ पर H2 को अगर हम दिखाएं, मान लीजिए कुछ अणु H2 के दिखा देते हैं, तो ये H2 ऐसे, ये मान लीजिए 6 H2 दिखा दिया गया। और ये O2 अगर हम दिखाएं तो चूंकि आयतन आधा हो गया तो अणुओं की संख्या भी आधी हो जाएगी। एक O2, दूसरा O2, तीसरा O2। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिखाए जा रहे हैं। जब इनके संयोग से, मान लीजिए इसको ब्लैक कर देते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे, ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो H2O का निर्माण होता है। अब जब इन दोनों का संयोग होगा तो यहाँ पर
2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। यहाँ पर भी 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। आप देखेंगे यहाँ 2 लीटर में अणुओं की संख्या 6 है, 1 लीटर में 3 है, यहाँ 2 लीटर में अणुओं की संख्या 6 हो जाएगी। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 ऑक्सीजन के परमाणु और ये हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु, 1, 2, 1, 2। इस प्रकार से ये H2O के अणु हैं जो 2 लीटर में ये दिखाई दे रहे हैं। 2 लीटर में, चूंकि यहाँ पर 2 लीटर में 6 अणु थे, 1 लीटर में 3 अणु था, यहाँ 2 लीटर में पुनः 6 अणु दिखते हैं। तो यदि हम इनको चित्रों के माध्यम से समझाना चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं। एवोगैड्रो का नियम पुनः सुनिए। समान ताप और दाब, माने यहाँ पर जो गैसें हैं इनके ताप और दाब समान रखे गए हैं। ताप और दाब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समान ताप और दाब की परिस्थितियों में विभिन्न गैसीय पदार्थों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे यदि हम केवल 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में हाइड्रोजन के जितने भी अणु हैं, 2 लीटर में 6 हैं तो 1 लीटर में 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 लीटर में 6 तो 1 लीटर में 3। निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या निश्चित होती है या समान होती है। इस प्रकार से ये 5 नियम पर आधारित ये संयोग होता है। परमाणु परस्पर संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन 1803, ये बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार परमाणु के संबंध में यथोचित विचार प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। इनका नाम महत्वपूर्ण है, सन 1803। ये सन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करने के लिए परमाणु के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इनके नियम को या सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। डाल्टन ने सबसे पहली बात बताया कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु सूक्ष्मतम होता है और अविभाज्य होता है। सूक्ष्मतम होने का अर्थ ही है कि वो अविभाज्य है, वो डिविजिबल नहीं है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। परमाणु किसी भी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है और अविभाज्य होता है। तो यहाँ पर लिख के समझा रहे हैं, सूक्ष्मतम और अविभाज्य, अर्थात द्रव्य बहुत ही अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरी बात बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान या गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि समान प्रकार के परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। तो यहाँ पर गुणधर्म की बात अगर हम करें तो समान प्रकार के परमाणुओं के गुणधर्म और परमाणुओं के द्रव्यमान ये समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के द्रव्यमान या गुणधर्म ये भिन्न भिन्न होते हैं।
तीसरा नियम है कि परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों में संयोग करके यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। उन्होंने अणु की बात नहीं किया था, उन्होंने कंपाउंड एटम की बात किया था। उन्होंने बताया कि परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों माने छोटे छोटे पूर्णांकों में परस्पर संयोग करके कंपाउंड एटम या संयुक्त परमाणु या यौगिक परमाणु बनाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे H2O2 मिलके H2O बनाता है। उन्होंने अणु की बात ही नहीं किया था, उन्होंने केवल परमाणु की ही बात किया था। उनके सिद्धांत में केवल परमाणु ही था ही। चौथा और अंतिम है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु का संरक्षण होता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये बातें जो बेसिकली डाल्टन ने बताई थी, वास्तव में उन्होंने ये जो रासायनिक संयोजन के नियम बताए गए उनकी व्याख्या के लिए उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किंतु उनके परमाणु सिद्धांत में अनेक कमियां थीं जिसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत में दूर किया गया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण नहीं है, जैसा कि डाल्टन ने बताया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत से अस्थायी मूल कणों जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसान इत्यादि कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु विभाजित किया जा सकता है। यह आधुनिक सिद्धांत में बताया गया। दूसरा ये बताया गया कि समान प्रकार के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। आप आगे पढ़ेंगे समस्थानिकों के बारे में। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिकों के गुणों की व्याख्या जॉन डाल्टन के सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार भिन्न भिन्न परमाणुओं के भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भी समान हो सकते हैं। समभारिकों की चर्चा आप आगे की जाएगी, उसमें आप समझेंगे कि समभारिकों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, अर्थात उनके गुणधर्म कुछ समान हो सकते हैं। तो समान प्रकार के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के गुणधर्म समान भी हो सकते हैं। तीसरी बात जो जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणुओं के संयोग से कंपाउंड एटम या यौगिक परमाणु बनते हैं, आज इस बात को नहीं माना जाता। वास्तव में परमाणुओं के संयोग से अणु या मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। यौगिक परमाणु जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि अणु या मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है। और अंतिम बात उन्होंने बताया था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वास्तव में सन 1905 में आइंस्टीन ने एक सूत्र प्रस्तुत किया था, E = mc²। यहाँ पर E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे ये प्रकाश की चाल c है, c का स्क्वायर। इस सूत्र से ये कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के समतुल्य हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आप आगे पढ़ेंगे कि द्रव्यमान जब नष्ट होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम का सिद्धांत इसी पर आधारित है। परमाणुओं का विखंडन जो प्रक्रिया होती है, उस विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है। जो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आज ये माना जाता है
कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, अर्थात परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार ऊर्जा को समाप्त करके द्रव्यमान भी उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई या किसी ऐसी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सका जिसके द्वारा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार आज जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वह जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तुत परमाणु सिद्धांत से पूर्णतया भिन्न है, किंतु इन्होंने जो परमाणुओं के संबंध में प्रारंभिक ज्ञान दिया था वह महत्वपूर्ण था, इसलिए इनका परमाणु सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।